हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली ये पार्ट 2 हमारे पास है। हमने इससे पहले 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मिड टर्म प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट ईयर के प्रोवाइड करे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। इसने बोला है द करेक्ट सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द पोटेशियम। आपको चारों में से सही आंसर बताना है। बेटा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर जब आप करेक्ट सेट देखोगे पोटेशियम का, तो आपके पास सी आंसर आएगा। 400 हाफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 24th, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ इक्वल टू 1500 एंगस्ट्रॉन। आपके पास देखो लैम्डा आपको गिवन है बेटा 1500 एंगस्ट्रॉन, मतलब 1500 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर माइनस 7 मीटर। आप मीटर के अंदर कर सकते हो, या फिर आप 1500 इंटू 10 रेज टू दी पावर आपके पास -10 मीटर कर सकते हो। ठीक है, ये 1.5 है बेटा। ठीक है, देखो मीटर के अंदर अगर आपको करना है बेटा 1500 को 1.5 में करोगे तो 10 रेज टू दी पावर -7 हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट के आगे आपने डेसिमल लगाया है। नॉर्मली आप एक एंगस्ट्रॉन को अगर चेंज करते हो बेटा तो 10 रेज टू दी पावर -10 के इक्वल आता है। तो बेसिकली आपको क्या पता है, आपको वेवलेंथ यहाँ पर पता है। अब आपसे पूछा क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना था, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 आपके पास है, अपॉन में 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 है। इसे आपको सॉल्व करना था बेटा। आंसर आपके पास आएगा 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 15 हर्ट्स आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द, आपके पास है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, देखो फॉर्मूला बता देती हूँ। आपके पास वेवलेंथ पूछा है, वेलोसिटी गिवन है, मतलब लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, डी ब्रोगली इक्वेशन आपके पास यूज होनी थी। ठीक है, v की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, m आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -31 दिया है, h भी आपको दिया है, सबकी वैल्यू आपने पुट करी थी, तो आपका आंसर आया था 3.55 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 मीटर। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो 26 क्वेश्चन है मेरे पास। इसके अंदर बोलता है विच इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ द डी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं डी और एफ ऑर्बिटल के लिए बेटा। ठीक है, डी ऑर्बिटल कहाँ शुरू होता है, 3D से शुरू होता है, मतलब n इक्वल टू 3 के लिए आपके पास स्टार्ट होता है। आगे आपसे बोलता है हाउ मेनी सबशेल आर एसोसिएटेड विद द n इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 27 क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल which orbital will experience the larger effective nuclear charge। आपके पास तीन चीजें दी हैं, तीनों में से बोला है कि ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होता है। देखो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका होगा जो आपके पास न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास में रहेगा। अब देखो एक 2s है, एक 3s है, पास में कौन है न्यूक्लियस के, पहले क्या आता है 2s आता है, फिर आपके पास 3s आता है। तो 2s ज्यादा पास है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 2s का ज्यादा होगा 3s से। अब देखो 3d है और 3p है, दोनों में से पहले कौन आता है, 3p आता है, फिर 3d आता है, तो 3p का आपके पास क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। अगला देखो 4d 4f है, 4d 4f के अंदर किसका रहेगा, 4d का आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार कर लिए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से आप लोग इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन देखो, आपके पास अगर किसी को नहीं पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल के अंदर कैसे निकालते हैं, तो बेटा 2l+1 रूल से निकालते हैं, जिसको हम 4l+2 रूल भी आपके पास बोलते हैं, मतलब आपके पास सेकंड वाला आंसर ठीक था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन गिवन एटम हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर। आपको बताना है इस सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताना है। देखो n की वैल्यू बेटा 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, ms की वैल्यू आपके पास कितना है, -12 है। देखो समझो मेरी बात को, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं थी,
आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अगर एम और एम एस को ध्यान में रखोगे, देखो एम आपके पास क्या है, 0 है, या फिर आप सीधा बात करो, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है। एल की वैल्यू 0 1 2 पॉसिबल होती है। 0 1 2 का मतलब एस पी डी, मतलब डी सबशेल की बात कर रहा है। अब डी आपके पास 5 ऑर्बिटल है। अब एम एम की वैल्यू 0, मतलब एक 0 +1 +2, एक -1 -2। अब ये कहते हैं 0 के अंदर देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक की एमएस की वैल्यू +½ होती है, एक की -½ होती है। इसने सिर्फ -½ का पूछा है, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, सीधा सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 30 का ए आपके पास। आगे देखो बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय। ओरिएंटेशन आपको कौन बताता है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ध्यान में रखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है सबशेल के बारे में बताता है, ये स्पिन के बारे में बताता है। मैग्नेटिक किसके बारे में बताता है बेटा, ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर द डी सबशेल, बहुत बार पढ़ चुके हैं, एस पी डी 0 1 2। तो डी के लिए आपके पास एल की वैल्यू 2 है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे आपसे बोलता है, शो दैट द सरकमफ्रांसिस, आपके पास शो दैट द सरकमफ्रांसिस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। देखो बेटा, आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपके पास होता है mvr = nh/4 पाई। ठीक है, जहां पर m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है। ठीक है, आपके पास h प्लैंक कांस्टेंट है, n आपके पास नॉर्मल 1 2 3 वैल्यू इस तरह से है, वेलोसिटी है, r रेडियस है, पाई आपके पास कांस्टेंट है। अब देखो, एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है एंगुलर मोमेंटम का। दूसरा, अगर मैं डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करूंगी बेटा, वहां पर आपके पास लैम्डा क्या होता है, h/mv आपके पास होता है। मतलब mv किसके इक्वल होता है, h/लैम्डा के इक्वल होता है। अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को, mv वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, m × h/लैम्डा = nh/4 पाई आपके पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपने mv की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी, तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। सॉरी, mr है, mv का मतलब h/लैम्डा, लास्ट में क्या बचा है, r है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा RH/लैम्डा = NH बाय आपके पास 4 पाई, सॉरी 4 पाई नहीं बेटा, 2 पाई आपके पास। ठीक है, आपके पास 2 पाई आता है यहाँ पे, या आप इसको 2 पाई कर लेना। ठीक है, NH/2 पाई आपके पास रहेगा। अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या बन गया, 2 पाई r किसके इक्वल आ गया, n लैम्डा के इक्वल आ गया। और आपको पता है 2 पाई r का मतलब बेटा क्या होता है, सरकमफ्रांसिस से मतलब है, सरकमफ्रांस ऑफ बोर ऑर्बिट, जिसकी रेडियस आपके पास r है। तो यही इक्वेशन आपको शो कर देती है, यही आपको यहाँ पर करके दिखाना था बेटा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इजीली कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन आपके पास है। 34 के अंदर आपको बोलता है, अ गोल्फ हैज द मास ऑफ द 40 ग्राम एंड द स्पीड ऑफ 45 ग्राम 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 4%, आपके पास कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। आपको ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बेटा कराया है, तो आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन में से कर लेना। एक बार आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। देखो, आपके पास मतलब स्पीड बेसिकली ये देखो दिया क्या है, स्पीड आपको दी है 45 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 4% की होनी चाहिए बेटा। आपको क्या बताना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताना है। देखो, अनसर्टेनिटी लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करोगे, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई का यूज करोगे बेटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई आपके पास। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स अगर आपको निकालना है बेटा, तो क्या हो जाएगा, h/4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वी आपके पास हो जाएगा।
ठीक है, आपको क्या करना था, सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी थी बेटा। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू 3.14 आपके पास बेटा, इंटू में आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास कर देना और डेल्टा वी की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखो प्रोटॉन क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर है, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बता रहा है। तो प्रोटॉन कितना है बेटा 26, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 56 माइनस 26 मतलब 30 आपके पास। अगला देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की एक्सपेक्टेड से डिफरेंट क्यों होती है, कल भी पढ़ा था। क्या चाहिए D9S2 होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है D10S1 होती है। क्यों बेटा, क्योंकि D आपके पास क्या है कंप्लीटली फिल्ड, आपके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ज्यादा स्टेबल आपके पास होती है, इसीलिए इसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द frequency and the wavelength of a photon emitted during a transition from the n equal to 5 to n equal to 2 in the hydrogen atom। देखो बेटा पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है हमने, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कैसे निकालना है। पहले देखो वेवलेंथ आप कैसे निकालते हो, 1/λ इक्वल टू आर की वैल्यू अपॉन में 1 बाय, क्योंकि n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 पे जा रहा है तो 1/2 स्क्वायर बाय 1/5 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इस पूरे को जब सॉल्व करोगे कांस्टेंट की वैल्यू आर की वैल्यू पुट करके, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी 434 नैनोमीटर आएगी बेटा। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी होती है सी बाय लैम्डा, इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा मतलब 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में 434 नैनोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स आएगा। ठीक है, किस किस का सही आंसर निकला है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, इसको रब कर देती हूँ फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। कोई दो लिमिटेशन बतानी है। पहला आप बता सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके लिए काम करता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए काम करता है। आप लिखो ओनली वर्क फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम। और दूसरी बात आपके पास क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो आप लिखो कांट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटीज आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो कोई भी दो लिमिटेशन आप यहाँ पर बता सकते थे। अगला देखो बेटा, ड्रॉ द शेप ऑफ, आपके पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। कैसे करते हैं, डी लगाना, एक्स लगाना है, आपके पास वाई एक्सिस लगाना है, इन बिटवीन आपको ऑर्बिटल यहाँ पर डाल देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास व्हाट विल बी द wavelength of a ball of mass 100 gram moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। और आगे आपके पास है स्टेट द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आगे है राइट द वन डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द, आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बेसिकली इनके बीच में आपको क्या नाम है डिफरेंस आपको यहाँ पर बताना है। देखो बेटा आपके पास, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पहले वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस देख लो, प्रिंसिपल और एजीम्यूथल, अभी अभी भी बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप लोग एन से रिप्रेजेंट करते हो, एजीम्यूथल को एल से करते हो। एन का मतलब जो शेल के बारे में बताता है, एल का मतलब जो सब शेल के बारे में बताता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो एन की वैल्यू 1 2 3 लाई करती है, एल की वैल्यू 0 1 2 इस तरह से आपके पास लाई करती है। तो कोई भी एक आपको यहाँ पर डिफरेंस आपको बताना था। पिछले दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन हैं बेटा, वो सारे हम इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो वहां से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो आपको क्या बोलता है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिटल। ठीक है, आपको यहाँ पर जब निकालोगे बेटा E1, जब आप निकालोगे आपके पास एनर्जी निकालोगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए मतलब E1 निकालोगे, तो -z² आपके पास होता है, इनटू में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आता है। तो z की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, -2 का स्क्वायर इनटू में आपके पास 13.6, तो आपके पास आंसर आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, अगर आप रेडियस निकालोगे, R1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए नोट बाई जेड आता है, मतलब आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉन बाई क्या हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा बेटा, आंसर आएगा 0.2645 एंगस्ट्रॉन आपके पास बेसिकली आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर निकालना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है पहले। अगला क्वेश्चन देखो 41 आपके पास है, आपको बताना है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आपके पास गिवन बाय। देखो बेटा एनर्जी के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। आपके पास क्या होता है, शेल के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो शेल से ही, शेल की हेल्प से ही हम एन की वैल्यू की हेल्प से ही हम एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो आप बताओगे कि एनर्जी किससे पता चलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो 41 के ए का फर्स्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। अगला पूछा है कौन सी सबशेल आपके पास पॉसिबल नहीं है। बेटा देखो आपने यहाँ पर 1s आपके पास पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। 3f पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि f जो ऑर्बिटल है वो 4 से शुरू होता है। आपके पास 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 3f आपके पास नहीं होता है। या फिर आप इसको n+l रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपके पास बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन बेसिकली बतानी है, तो आप बता सकते हो कि इसने एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। ठीक है, एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बेटा नहीं बताया, इसने एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। इससे अगले वाले जो भी टॉपिक आते हैं ना बेटा, इस टॉपिक से आगे वो सारे इसकी लिमिटेशन में आते हैं, क्योंकि इसने बताया ही नहीं है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, एन एटम हैविंग द एटॉमिक मास 13 हैज द 7 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ये आप कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर आर नेसेसरी टू प्रोवाइड आपके पास 1 जूल ऑफ द एनर्जी। ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है हाउ मेनी फोटोन्स, फोटोन्स आपसे पूछा है, वेवलेंथ आपको दिया है। देखो बेटा आपके पास वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर है। ठीक है, आपसे 1 जूल ऑफ एनर्जी दी है, मतलब एनर्जी की वैल्यू आपको 1 जूल एनर्जी आपको दे दी गई है। तो अब ध्यान से देखो, जब आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा आपके पास होता है बेटा। मतलब आपके पास h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 इंटू 10⁸ आपके पास। अपोन में देखो आपके पास लैम्डा है, लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर। आपके पास इसको मीटर के अंदर चेंज करो, मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 करके। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई जूल में। अब ये किसकी है बेटा, 1 फोटोन के लिए आपके पास होती है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 जूल, अगर आपके पास इतने जूल एनर्जी, बेटा ध्यान से समझना इस लाइन को, इतने जूल एनर्जी अगर आपकी 1 फोटोन के लिए है, तो अगर आप 1 जूल की निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपोन में 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं ना कि 10 रुपए में अगर एक पेन आता है तो 1 रुपए में कितना पेन आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, या पैसे देख लो कितने आते हैं आपके पास, तो आपके पास ऐसे ही निकलता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो इसी तरह से अगर इतने आपके पास जूल एनर्जी है, वो 1 फोटोन के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास है, तो 1 जूल के अंदर आपको निकालनी है बेटा। तो आपको इसको सॉल्व करना था। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.012 इंटू 10⁻18 फोटोन आपके पास आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है डिस्क्राइब द, आपको डेफिनेशन बतानी है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बेटा ये क्या बोलता है, इट कांट साइमल्टेनियसली नो एग्जैक्ट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, दैट इज द रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी रीजन को हम बोलते हैं बेसिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है, रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास होता है बेटा। ये वाली डेफिनेशन भी देख लो जो नीचे लिखी है। डिफाइन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास होती है। क्लियर है सभी को? अब देखो इसका 45 का ए पार्ट देखो बेटा। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, आपके पास वेलोसिटी गिवन है, इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो बेटा वी वैल्यू गिवन है 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है, मतलब लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी से निकलेगा। सारी वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, h आपको पता है, v आपको दे रखा है, लैम्डा आप निकाल सकते हो। आंसर आएगा 332 pm, आपके पास आंसर आएगा पिकोमीटर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास। इसने बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग सबशेल विच इज हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी। सब में सबसे लोवेस्ट एनर्जी क्या होती है? n+l रूल से आप निकाल सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू लिखो, n की वैल्यू बेटा कितनी है? 4 है। l की वैल्यू देखो 0 1 2 3 S P D F, ये आपके पास होता है। ठीक है, तो देखो d के लिए l की वैल्यू कितनी है? आपके पास 6 है। अगला देखो 5s आपके पास है, 5s के लिए कितनी है? 5 प्लस आपके पास 0 है, मतलब 5 आपके पास है। आगे आपके पास 5p है, आपके पास 5 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 6 है। 4f के लिए आप निकाल सकते हो, 4 प्लस आपके पास 3 हो जाएगा, मतलब 7 आपके पास हो जाएगा। तो n+l रूल आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा आपके पास वैल्यू n+l की जितनी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी भी बेटा उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखो एक की 6 निकली, एक की 5 निकली, एक की 6 निकली, एक की 7 निकली, तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास 7 वाली जो आपके पास है उसकी सबसे ज्यादा रहेगी, मतलब 4f आपके पास सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रहेगा। लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन रहेगा बेटा? जिसकी सबसे कम वैल्यू है, मतलब 5s आपके पास है, वो आपके पास पहले आता है। अगर आपको n+l रूल नहीं आता है निकालना, आपके पास वैसे तो सिंपल है, n+l आपके पास जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा। ठीक है, अगर n+l आपके पास सेम आ जाता है तो आप n की वैल्यू को प्रेफर करते हो देखना। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप ऑफ द प्रिंसिपल रूल बनाओ बेटा। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, आपके पास 4f, इधर देखो 5s 5p 5d 5f, आपके पास 5g 6s 6p। आपको इतना ही लिखना इनफ है। अब देखो एरो कैसे बनाते हैं, एक एरो ये, फिर ये वाला आपके पास, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर आपके पास ये जाएगा, फिर आपके पास ये जाता है। मतलब देखो पहले क्या आता है? 3d आता है, फिर आपके पास क्या आता है बेटा? 4p आता है, फिर आपके पास क्या आता है? 5s आता है। ठीक है, उसके बाद 4d आता है, उसके बाद क्या आता है बेटा? 5p आता है, फिर 6s आता है, फिर 4f आता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आपसे हाईलाइट कर लो। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 4d आपके पास, 5s पूछा गया है, 5p पूछा गया है, 4f आया है। देखो लोवेस्ट एनर्जी देखो किसकी है, पहले सबसे पहले 5s है, तो इसका मतलब आंसर आपके पास 5s है। या तो आप n+l रूल्स डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, छोटा पड़ता है। अगर वो भूल जाते हो तो बेटा आप सिंपल ऑफ द प्रिंसिपल एनर्जी का डायग्राम बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, वहां से आप आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।